बात नहीं है। ये आज भी लाखों लोगों की जिंदगी, उनके मौके, उनकी पहचान सबसे जुड़ा है। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात है। व्यवस्था के मोटे तौर पर दो लेवल दिखते हैं। एक वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर है जाति। इसमें हजारों लोकल ग्रुप्स हैं, अक्सर काम धंधे से जुड़े हुए। वर्ण एक कह सकते हैं बड़ी रूपरेखा है, पर असल पहचान रोजमर्रा की जिंदगी में वो ज्यादातर जाति से ही जुड़ी होती है ना? हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात, परिवार में अलग अलग काम करने वालों का भी जिक्र है। कोई वैद्य है, कोई अनाज पीस रहा है। तो इससे लगता है कि शुरुआत में शायद ज्यादा लचीलापन था। हाँ, और दूसरे स्रोत भी ये इशारा करते हैं कि इतिहास में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एकदम तय था। कुछ शूद्र जातियों ने भी ताकत हासिल की, राज भी किया। राजा पोमेला रेड्डी, जिन्हें पारंपरिक रूप से नीचा माना जाता था, पर वो गुरु बने और हर जाति के लोग उनके भक्त बने, उनका सम्मान किया। तो ये एक आध्यात्मिक बराबरी की लहर थी। इसने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। लेकिन फिर ये लचीलापन कम कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि समय के साथ, खासकर गुप्त साम्राज्य के बाद और मध्ययुगीन दौर में, व्यवस्था सख्त होती गई। गांव देहात में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जातियां और जरूरी हो गईं, और उनमें आपस में ही शादी एंडोगेमी, उसका चलन पड़ गया। एक स्रोत में जेनेटिक फाउंडर इवेंट्स का जिक्र आता है। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, फाउंडर इवेंट का मतलब होता है जब किसी आबादी का एक छोटा ग्रुप, एक छोटा हिस्सा अलग हो जाता है और फिर वो सिर्फ आपस में ही शादी करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो जीन पूल है वो बाकी आबादी से अलग हो जाता है। जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि भारत में कई जातियों में ये जेनेटिक अलगाव करीब 1000-2000 साल पहले हुआ। इससे पता चलता है कि एंडोगेमी यानी अपनी जाति में शादी का चलन ये काफी पुराना और मजबूत हो गया था। अच्छा, और फिर अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश राज। उन्होंने इस व्यवस्था पर क्या असर डाला? हाँ, ब्रिटिश राज का असर तो बहुत ही गहरा था। उन्होंने 1871 से लेकर 1931 तक रेगुलरली जाति आधारित जनगणना की, सेंसस। इससे हुआ ये कि जो पहचानें पहले शायद थोड़ी ज्यादा लचीली थीं, लोकल थीं, वो अब सरकारी कागजों में एकदम पक्की कैटेगरी बन गई। अच्छा, मतलब उन्होंने एक तरह से ठप्पा लगा दिया। हाँ बिल्कुल, एक तरह से फ्रीज कर दिया। और फिर उन्होंने जाति के आधार पर कानून भी बनाए, जैसे पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट था या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसने कुछ समुदायों को तो जन्म से ही अपराधी मान लिया। उनकी जो बांटो और राज करो की नीति थी, उसने भी जातियों के बीच की दीवारों को और ऊंचा किया और मजबूत किया। फिर देश आजाद हुआ। संविधान ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जमीन पर चीजें अलग थीं। आरक्षण की बात आई। इस पर डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के विचार वो थोड़े अलग थे। हाँ, संविधान ने कानूनी बराबरी तो दे दी, पर सामाजिक हकीकत बदलने में जाहिर है वक्त लगता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सदियों से जो अन्याय हुआ है उसे दूर करने के लिए और बराबरी का मौका देने के लिए आरक्षण रिजर्वेशन जरूरी है। वहीं सरदार पटेल जैसे कुछ नेताओं को चिंता थी। उन्हें डर था कि कहीं इससे जाति की पहचान और पक्की ना हो जाए, जिसे वो खत्म करना चाहते थे। और ये बहस ये तो आज तक चल रही है। हाँ, और ये बहस आज हमें जाति जनगणना की मांग में भी दिखती है। क्यों लोग चाहते हैं कि फिर से जाति गिनी जाए? बिल्कुल, देखिए, मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आज भी कई सरकारी नीतियां, खासकर जो आरक्षण का कोटा है, वो 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर बेस्ड हैं। 1931? वो तो बहुत पुराना हो गया। हाँ, सोचिए, लगभग 100 साल पुराने आंकड़े। मंडल कमीशन ने भी उसी डेटा का इस्तेमाल किया था। तो जो लोग मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सही प्लानिंग के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, आरक्षण नीतियों के लिए फ्रेश और सटीक डेटा चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी है, जैसा आपने कहा, कि इससे जातिगत राजनीति और समाज में बंटवारा वो शायद और बढ़ सकता है। और भेदभाव वो तो आज भी है। स्रोत बताते हैं कि दलित महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है, शादी ब्याह में दिक्कतें आती हैं, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत पर भी सवाल उठाए जाते हैं। और आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में भी छात्रों को जाति को लेकर ताने सुनने पड़ते हैं, जैसे ये तो कोटे वाले हैं, उन्हें अलग थलग महसूस कराया जाता है। एक तरह का अनदेखा सच है। कई बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन
यानी DEI पॉलिसीज होती हैं, उनमें जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इन सब की बात तो होती है, पर जाति का जिक्र तक नहीं होता। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, जबकि आंकड़े देखें तो पता चलता है कि ऊंचे पदों पर कंपनी बोर्ड्स में ऊंची जातियों का ही दबदबा है। कुछ स्टडीज तो ये भी इशारा करती हैं कि अगर क्वालिफिकेशन सेम हो तब भी निचली जाति के नाम वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल कम आते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे शहरीकरण बढ़ा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो छुआछूत जैसी चीजें वो कम हुई हैं। शहरों में लोग साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। पर अब एक नई तरह की होड़ दिख रही है, जिसे कुछ लोग हॉरिजॉन्टल कंपटीशन कह रहे हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपटीशन मतलब अलग अलग जातियां, खासकर OBC और दलित समूहों के अंदर ही वो सत्ता के लिए, सरकारी फायदों के लिए, संसाधनों के लिए आपस में मुकाबला कर रही हैं। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम जोड़ के देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि जाति कोई सीधी साधी पुरानी चीज नहीं है। ये बहुत बहुत पेचीदा है, इसकी जड़ें गहरी हैं। अंग्रेजों के राज ने इसे और ठोस बनाया और आज भी ये हमारी राजनीति में, नौकरियों में, समाज में, यहाँ तक कि दफ्तरों में भी अलग अलग तरीकों से मौजूद है। ये एक पिरामिड से ज्यादा शायद एक लगातार बदलते रहने वाले जाल जैसा है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ता है कि जब सरकारें नीतियां बनाती हैं, चाहे वो जनगणना हो या आरक्षण, ताकि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक किया जा सके, तो क्या वो अनजाने में उन्हीं जातिगत पहचानों को और मजबूत कर देती हैं जिन्हें शायद समाज मिटाना चाहता है? सच्ची बराबरी लाने के लिए सिर्फ पॉलिसीज के अलावा और किन सामाजिक, किन सांस्कृतिक बदलावों की जरूरत होगी, ये सोचने वाली बात है। भारत में जाति, ये शब्द सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, शायद कोई पुराना पिरामिड या कोई सामाजिक ढांचा। पर क्या ये इतना सीधा है? आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ इतिहास की बात करते हैं, कुछ हाल की जाति जनगणना की बहस पर हैं, कुछ शिक्षा और कॉर्पोरेट दुनिया में इसके असर को देखते हैं, और कुछ निजी अनुभव भी साझा करते हैं। तो हमारा मकसद इस उलझे हुए बहुत जटिल विषय की परतें खोलना। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी लाखों लोगों की जिंदगी, उनके मौके, उनकी पहचान सबसे जुड़ा है। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बातें। व्यवस्था के मोटे तौर पर 2 लेवल दिखते हैं। एक वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर है जाति। इसमें हजारों लोकल ग्रुप्स हैं, अक्सर काम धंधे से जुड़े हुए। वर्ण एक कह सकते हैं बड़ी रूपरेखा है, पर असल पहचान रोजमर्रा की जिंदगी में वो ज्यादातर जाति से ही जुड़ी होती है ना? हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात, परिवार में अलग अलग काम करने वालों का भी जिक्र है। कोई वैद्य है, कोई अनाज पीस रहा है, तो इससे लगता है कि शुरुआत में शायद ज्यादा लचीलापन था। हाँ, और दूसरे स्रोत भी ये इशारा करते हैं कि इतिहास में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एकदम तय था। कुछ शूद्र जातियों ने भी ताकत हासिल की, राज भी किया। राजा पोमेला रेड्डी, जिन्हें पारंपरिक रूप से नीचा माना जाता था, पर वो गुरु बने और हर जाति के लोग उनके भक्त बने, उनका सम्मान किया। तो ये एक आध्यात्मिक बराबरी की लहर थी। इसने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। लेकिन फिर ये लचीलापन कम कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि समय के साथ, खासकर गुप्त साम्राज्य के बाद और मध्ययुगीन दौर में, व्यवस्था सख्त होती गई। गांव देहात में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जातियां और जरूरी हो गईं, और उनमें आपस में ही शादी एंडोगेमी, उसका चलन पड़ गया। एक स्रोत में जेनेटिक फाउंडर इवेंट्स का जिक्र आता है। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, फाउंडर इवेंट का मतलब होता है जब किसी आबादी का एक छोटा ग्रुप, एक छोटा हिस्सा अलग हो जाता है और फिर वो सिर्फ आपस में ही शादी करते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो जीन पूल है वो बाकी आबादी से अलग हो जाता है। जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि भारत में कई जातियों में ये जेनेटिक अलगाव करीब 1000-2000 साल पहले हुआ। इससे पता चलता है कि एंडोगेमी यानी अपनी जाति में शादी का चलन ये काफी पुराना और मजबूत हो गया था। अच्छा, और फिर अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश राज। उन्होंने इस व्यवस्था पर क्या असर डाला? हाँ, ब्रिटिश राज का असर तो बहुत ही गहरा था। उन्होंने 1871 से लेकर 1931 तक रेगुलरली जाति आधारित जनगणना की, सेंसस। इससे हुआ ये कि जो पहचानें पहले शायद थोड़ी ज्यादा लचीली थीं,
लोकल थीं, वो अब सरकारी कागजों में एकदम पक्की कैटेगरी बन गई। अच्छा, मतलब उन्होंने एक तरह से ठप्पा लगा दिया। हाँ बिल्कुल, एक तरह से फ्रीज कर दिया। और फिर उन्होंने जाति के आधार पर कानून भी बनाए, जैसे पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट था या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसने कुछ समुदायों को तो जन्म से ही अपराधी मान लिया। उनकी जो बांटो और राज करो की नीति थी, उसने भी जातियों के बीच की दीवारों को और ऊंचा किया और मजबूत किया। फिर देश आजाद हुआ। संविधान ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जमीन पर चीजें अलग थीं। आरक्षण की बात आई। इस पर डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के विचार वो थोड़े अलग थे। हाँ, संविधान ने कानूनी बराबरी तो दे दी, पर सामाजिक हकीकत बदलने में जाहिर है वक्त लगता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सदियों से जो अन्याय हुआ है उसे दूर करने के लिए और बराबरी का मौका देने के लिए आरक्षण मतलब रिजर्वेशन जरूरी है। वहीं सरदार पटेल जैसे कुछ नेताओं को चिंता थी। उन्हें डर था कि कहीं इससे जाति की पहचान और पक्की ना हो जाए, जिसे वो खत्म करना चाहते थे। और ये बहस ये तो आज तक चल रही है। हाँ, और ये बहस आज हमें जाति जनगणना की मांग में भी दिखती है। क्यों लोग चाहते हैं कि फिर से जाति गिनी जाए? बिल्कुल, देखिए, मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आज भी कई सरकारी नीतियां, खासकर जो आरक्षण का कोटा है, वो 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर बेस्ड हैं। 1931? वो तो बहुत पुराना हो गया। हाँ, सोचिए, लगभग 100 साल पुराने आंकड़े। मंडल कमीशन ने भी उसी डेटा का इस्तेमाल किया था। तो जो लोग मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सही प्लानिंग के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, आरक्षण नीतियों के लिए फ्रेश और सटीक डेटा चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी है, जैसा आपने कहा, कि इससे जातिगत राजनीति और समाज में बंटवारा वो शायद और बढ़ सकता है। और भेदभाव, वो तो आज भी है। मतलब स्रोत बताते हैं कि दलित महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है, शादी ब्याह में दिक्कतें आती हैं, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत पर भी सवाल उठाए जाते हैं। और आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में भी छात्रों को जाति को लेकर ताने सुनने पड़ते हैं, जैसे ये तो कोटे वाले हैं, उन्हें अलग थलग महसूस कराया जाता है। ये एक तरह का अनदेखा सच है। कई बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन यानी DEI पॉलिसीज होती हैं, उनमें जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इन सब की बात तो होती है, पर जाति का जिक्र तक नहीं होता। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, जबकि आंकड़े देखें तो पता चलता है कि ऊंचे पदों पर, कंपनी बोर्ड्स में ऊंची जातियों का ही दबदबा है। कुछ स्टडीज तो ये भी इशारा करती हैं कि अगर क्वालिफिकेशन सेम हो, तब भी निचली जाति के नाम वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल कम आते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे शहरीकरण बढ़ा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो छुआछूत जैसी चीजें वो कम हुई हैं। शहरों में लोग साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। पर अब एक नई तरह की होड़ दिख रही है, जिसे कुछ लोग हॉरिजॉन्टल कंपटीशन कह रहे हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपटीशन मतलब अलग अलग जातियां, खासकर OBC और दलित समूहों के अंदर ही वो सत्ता के लिए, सरकारी फायदों के लिए, संसाधनों के लिए आपस में मुकाबला कर रही हैं। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम जोड़ के देखें, तो तस्वीर ये उभरती है कि जाति कोई सीधी साधी पुरानी चीज नहीं है। ये बहुत बहुत पेचीदा है। इसकी जड़ें गहरी हैं। अंग्रेजों के राज ने इसे और ठोस बनाया, और आज भी ये हमारी राजनीति में, नौकरियों में, समाज में, यहाँ तक कि दफ्तरों में भी अलग अलग तरीकों से मौजूद है। ये एक पिरामिड से ज्यादा शायद एक लगातार बदलते रहने वाले जाल जैसा है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ता है कि जब सरकारें नीतियां बनाती हैं, चाहे वो जनगणना हो या आरक्षण, ताकि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक किया जा सके, तो क्या वो अनजाने में उन्हीं जातिगत पहचानों को और मजबूत कर देती हैं जिन्हें शायद समाज मिटाना चाहता है? सच्ची बराबरी लाने के लिए सिर्फ पॉलिसीज के अलावा और किन सामाजिक, किन सांस्कृतिक बदलावों की जरूरत होगी, ये सोचने वाली बात है। भारत में जाति, ये शब्द सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, शायद कोई पुराना पिरामिड या कोई सामाजिक ढांचा। पर क्या ये इतना सीधा है? आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ इतिहास की बात करते हैं, कुछ हाल की जाति जनगणना की बहस पर हैं, कुछ शिक्षा और कॉर्पोरेट दुनिया में इसके असर को देखते हैं, और कुछ निजी अनुभव भी साझा करते हैं। तो हमारा मकसद इस उलझे हुए बहुत जटिल विषय की परतें खोलना। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी लाखों लोगों की जिंदगी, उनके मौके, उनकी पहचान सबसे जुड़ा है। तो चलिए
इन स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बातें। व्यवस्था के मोटे तौर पर दो लेवल दिखते हैं। एक वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर है जाति। इसमें हजारों लोकल ग्रुप्स हैं, अक्सर काम धंधे से जुड़े हुए। वर्ण एक कह सकते हैं बड़ी रूपरेखा है, पर असल पहचान रोजमर्रा की जिंदगी में वो ज्यादातर जाति से ही जुड़ी होती है ना? हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात, परिवार में अलग अलग काम करने वालों का भी जिक्र है। कोई वैद्य है, कोई अनाज पीस रहा है। तो इससे लगता है कि शुरुआत में शायद ज्यादा लचीलापन था। हाँ, और दूसरे स्रोत भी ये इशारा करते हैं कि इतिहास में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एकदम तय था। कुछ शूद्र जातियों ने भी ताकत हासिल की, राज भी किया। राजा पोमेला रेड्डी, जिन्हें पारंपरिक रूप से नीचा माना जाता था, पर वो गुरु बने और हर जाति के लोग उनके भक्त बने, उनका सम्मान किया। तो ये एक आध्यात्मिक बराबरी की लहर थी। इसने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। लेकिन फिर ये लचीलापन कम कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि समय के साथ, खासकर गुप्त साम्राज्य के बाद और मध्ययुगीन दौर में, व्यवस्था सख्त होती गई। गांव देहात में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जातियां और जरूरी हो गईं, और उनमें आपस में ही शादी एंडोगेमी, उसका चलन पड़ गया। एक स्रोत में जेनेटिक फाउंडर इवेंट्स का जिक्र आता है। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, फाउंडर इवेंट का मतलब होता है जब किसी आबादी का एक छोटा ग्रुप, एक छोटा हिस्सा अलग हो जाता है और फिर वो सिर्फ आपस में ही शादी करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो जीन पूल है वो बाकी आबादी से अलग हो जाता है। जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि भारत में कई जातियों में ये जेनेटिक अलगाव करीब 1000-2000 साल पहले हुआ। इससे पता चलता है कि एंडोगेमी यानी अपनी जाति में शादी का चलन ये काफी पुराना और मजबूत हो गया था। अच्छा, और फिर अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश राज। उन्होंने इस व्यवस्था पर क्या असर डाला? हाँ, ब्रिटिश राज का असर तो बहुत ही गहरा था। उन्होंने 1871 से लेकर 1931 तक रेगुलरली जाति आधारित जनगणना की, सेंसस। इससे हुआ ये कि जो पहचानें पहले शायद थोड़ी ज्यादा लचीली थीं, लोकल थीं, वो अब सरकारी कागजों में एकदम पक्की कैटेगरी बन गई। अच्छा, मतलब उन्होंने एक तरह से ठप्पा लगा दिया। हाँ बिल्कुल, एक तरह से फ्रीज कर दिया। और फिर उन्होंने जाति के आधार पर कानून भी बनाए, जैसे पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट था या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसने कुछ समुदायों को तो जन्म से ही अपराधी मान लिया। उनकी जो बांटो और राज करो की नीति थी, उसने भी जातियों के बीच की दीवारों को और ऊंचा किया और मजबूत किया। फिर देश आजाद हुआ। संविधान ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जमीन पर चीजें अलग थीं। आरक्षण की बात आई। इस पर डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के विचार वो थोड़े अलग थे। हाँ, संविधान ने कानूनी बराबरी तो दे दी, पर सामाजिक हकीकत बदलने में जाहिर है वक्त लगता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सदियों से जो अन्याय हुआ है उसे दूर करने के लिए और बराबरी का मौका देने के लिए आरक्षण रिजर्वेशन जरूरी है। वहीं सरदार पटेल जैसे कुछ नेताओं को चिंता थी। उन्हें डर था कि कहीं इससे जाति की पहचान और पक्की ना हो जाए, जिसे वो खत्म करना चाहते थे। और ये बहस ये तो आज तक चल रही है। हाँ, और ये बहस आज हमें जाति जनगणना की मांग में भी दिखती है। क्यों लोग चाहते हैं कि फिर से जाति गिनी जाए? बिल्कुल, देखिए, मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आज भी कई सरकारी नीतियां, खासकर जो आरक्षण का कोटा है, वो 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर बेस्ड हैं। 1931? वो तो बहुत पुराना हो गया। हाँ, सोचिए, लगभग 100 साल पुराने आंकड़े। मंडल कमीशन ने भी उसी डेटा का इस्तेमाल किया था। तो जो लोग मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सही प्लानिंग के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, आरक्षण नीतियों के लिए फ्रेश और सटीक डेटा चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी है, जैसा आपने कहा, कि इससे जातिगत राजनीति और समाज में बंटवारा वो शायद और बढ़ सकता है। और भेदभाव वो तो आज भी है। स्रोत बताते हैं कि दलित महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है, शादी ब्याह में दिक्कतें आती हैं, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत पर भी सवाल उठाए जाते हैं। और IIT जैसे बड़े संस्थानों में भी छात्रों को जाति को लेकर ताने सुनने पड़ते हैं, जैसे ये तो कोटे वाले हैं, उन्हें अलग थलग महसूस कराया जाता है। एक तरह का अनदेखा सच है। कई बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन यानी DEI पॉलिसीज होती हैं, उनमें जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इन सब की बात तो होती है, पर जाति का जिक्र तक नहीं होता। अच्छा,
ये तो बड़ी बात है। हाँ, जबकि आंकड़े देखें तो पता चलता है कि ऊंचे पदों पर कंपनी बोर्ड्स में ऊंची जातियों का ही दबदबा है। कुछ स्टडीज तो ये भी इशारा करती हैं कि अगर क्वालिफिकेशन सेम हो तब भी निचली जाति के नाम वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल कम आते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे शहरीकरण बढ़ा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो छुआछूत जैसी चीजें वो कम हुई हैं। शहरों में लोग साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। पर अब एक नई तरह की होड़ दिख रही है, जिसे कुछ लोग हॉरिजॉन्टल कंपटीशन कह रहे हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपटीशन मतलब अलग-अलग जातियां, खासकर ओबीसी और दलित समूहों के अंदर ही वो सत्ता के लिए, सरकारी फायदों के लिए, संसाधनों के लिए आपस में मुकाबला कर रही हैं। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम जोड़ के देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि जाति कोई सीधी साधी पुरानी चीज नहीं है। ये बहुत बहुत पेचीदा है, इसकी जड़ें गहरी हैं। अंग्रेजों के राज ने इसे और ठोस बनाया और आज भी ये हमारी राजनीति में, नौकरियों में, समाज में, यहाँ तक कि दफ्तरों में भी अलग अलग तरीकों से मौजूद है। ये एक पिरामिड से ज्यादा शायद एक लगातार बदलते रहने वाले जाल जैसा है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ता है कि जब सरकारें नीतियां बनाती हैं, चाहे वो जनगणना हो या आरक्षण, ताकि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक किया जा सके, तो क्या वो अनजाने में उन्हीं जातिगत पहचानों को और मजबूत कर देती हैं जिन्हें शायद समाज मिटाना चाहता है? सच्ची बराबरी लाने के लिए सिर्फ पॉलिसीज के अलावा और किन सामाजिक, किन सांस्कृतिक बदलावों की जरूरत होगी, ये सोचने वाली बात है। भारत में जाति, ये शब्द सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, शायद कोई पुराना पिरामिड या कोई सामाजिक ढांचा। पर क्या ये इतना सीधा है? आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ इतिहास की बात करते हैं, कुछ हाल की जाति जनगणना की बहस पर हैं, कुछ शिक्षा और कॉर्पोरेट दुनिया में इसके असर को देखते हैं, और कुछ निजी अनुभव भी साझा करते हैं। तो हमारा मकसद इस उलझे हुए बहुत जटिल विषय की परतें खोलना। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी लाखों लोगों की जिंदगी, उनके मौके, उनकी पहचान सबसे जुड़ा है। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बातें। व्यवस्था के मोटे तौर पर दो लेवल दिखते हैं। एक वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर है जाति। इसमें हजारों लोकल ग्रुप्स हैं, अक्सर काम धंधे से जुड़े हुए। वर्ण एक कह सकते हैं बड़ी रूपरेखा है, पर असल पहचान रोजमर्रा की जिंदगी में वो ज्यादातर जाति से ही जुड़ी होती है ना? हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात, परिवार में अलग अलग काम करने वालों का भी जिक्र है। कोई वैद्य है, कोई अनाज पीस रहा है, तो इससे लगता है कि शुरुआत में शायद ज्यादा लचीलापन था। हाँ, और दूसरे स्रोत भी ये इशारा करते हैं कि इतिहास में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एकदम तय था। कुछ शूद्र जातियों ने भी ताकत हासिल की, राज भी किया। राजा पोमेला जिन्हें पारंपरिक रूप से नीचा माना जाता था, पर वो गुरु बने और हर जाति के लोग उनके भक्त बने, उनका सम्मान किया। तो ये एक आध्यात्मिक बराबरी की लहर थी। इसने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। लेकिन फिर ये लचीलापन कम कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि समय के साथ, खासकर गुप्त साम्राज्य के बाद और मध्ययुगीन दौर में, व्यवस्था सख्त होती गई। गांव देहात में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जातियां और जरूरी हो गईं, और उनमें आपस में ही शादी एंडोगेमी, उसका चलन पड़ गया। एक स्रोत में जेनेटिक फाउंडर इवेंट्स का जिक्र आता है। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, फाउंडर इवेंट का मतलब होता है जब किसी आबादी का एक छोटा ग्रुप, एक छोटा हिस्सा अलग हो जाता है और फिर वो सिर्फ आपस में ही शादी करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो जीन पूल है वो बाकी आबादी से अलग हो जाता है। जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि भारत में कई जातियों में ये जेनेटिक अलगाव करीब 1000-2000 साल पहले हुआ। इससे पता चलता है कि एंडोगेमी यानी अपनी जाति में शादी का चलन ये काफी पुराना और मजबूत हो गया था। अच्छा, और फिर अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश राज। उन्होंने इस व्यवस्था पर क्या असर डाला? हाँ, ब्रिटिश राज का असर तो बहुत ही गहरा था। उन्होंने 1871 से लेकर 1931 तक रेगुलरली जाति आधारित जनगणना की, सेंसस। इससे हुआ ये कि जो पहचानें पहले शायद थोड़ी ज्यादा लचीली थीं, लोकल थीं, वो अब सरकारी कागजों में एकदम पक्की कैटेगरी बन गई। अच्छा, मतलब उन्होंने एक तरह से ठप्पा लगा दिया। हाँ बिल्कुल, एक तरह से फ्रीज कर दिया। और फिर उन्होंने जाति के आधार पर कानून भी बनाए,
जैसे पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट था या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसने कुछ समुदायों को तो जन्म से ही अपराधी मान लिया। उनकी जो बांटो और राज करो की नीति थी, उसने भी जातियों के बीच की दीवारों को और ऊंचा किया और मजबूत किया। फिर देश आजाद हुआ, संविधान ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जमीन पर चीजें अलग थीं। आरक्षण की बात आई, इस पर डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के विचार वो थोड़े अलग थे। हाँ, संविधान ने कानूनी बराबरी तो दे दी, पर सामाजिक हकीकत बदलने में जाहिर है वक्त लगता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सदियों से जो अन्याय हुआ है उसे दूर करने के लिए और बराबरी का मौका देने के लिए आरक्षण मतलब रिजर्वेशन जरूरी है। वहीं सरदार पटेल जैसे कुछ नेताओं को चिंता थी, उन्हें डर था कि कहीं इससे जाति की पहचान और पक्की ना हो जाए, जिसे वो खत्म करना चाहते थे। और ये बहस ये तो आज तक चल रही है। हाँ, और ये बहस आज हमें जाति जनगणना की मांग में भी दिखती है। क्यों लोग चाहते हैं कि फिर से जाति गिनी जाए? बिल्कुल, देखिए, मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आज भी कई सरकारी नीतियां, खासकर जो आरक्षण का कोटा है, वो 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर बेस्ड हैं। 1931? वो तो बहुत पुराना हो गया। हाँ, सोचिए, लगभग 100 साल पुराने आंकड़े। मंडल कमीशन ने भी उसी डेटा का इस्तेमाल किया था। तो जो लोग मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सही प्लानिंग के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, आरक्षण नीतियों के लिए फ्रेश और सटीक डेटा चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी है, जैसा आपने कहा, कि इससे जातिगत राजनीति और समाज में बंटवारा वो शायद और बढ़ सकता है। और भेदभाव वो तो आज भी है। मतलब स्रोत बताते हैं कि दलित महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है, शादी ब्याह में दिक्कतें आती हैं, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत पर भी सवाल उठाए जाते हैं। और आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में भी छात्रों को जाति को लेकर ताने सुनने पड़ते हैं, जैसे ये तो कोटे वाले हैं, उन्हें अलग थलग महसूस कराया जाता है। एक तरह का अनदेखा सच है। कई बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन यानी DEI पॉलिसीज होती हैं, उनमें जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इन सब की बात तो होती है, पर जाति का जिक्र तक नहीं होता। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, जबकि आंकड़े देखें तो पता चलता है कि ऊंचे पदों पर, कंपनी बोर्ड्स में ऊंची जातियों का ही दबदबा है। कुछ स्टडीज तो ये भी इशारा करती हैं कि अगर क्वालिफिकेशन सेम हो, तब भी निचली जाति के नाम वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल कम आते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे शहरीकरण बढ़ा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो छुआछूत जैसी चीजें वो कम हुई हैं। शहरों में लोग साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। पर अब एक नई तरह की होड़ दिख रही है, जिसे कुछ लोग हॉरिजॉन्टल कंपटीशन कह रहे हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपटीशन मतलब अलग अलग जातियां, खासकर OBC और दलित समूहों के अंदर ही वो सत्ता के लिए, सरकारी फायदों के लिए, संसाधनों के लिए आपस में मुकाबला कर रही हैं। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम जोड़ के देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि जाति कोई सीधी साधी पुरानी चीज नहीं है। ये बहुत बहुत पेचीदा है, इसकी जड़ें गहरी हैं। अंग्रेजों के राज ने इसे और ठोस बनाया, और आज भी ये हमारी राजनीति में, नौकरियों में, समाज में, यहाँ तक कि दफ्तरों में भी अलग अलग तरीकों से मौजूद है। ये एक पिरामिड से ज्यादा शायद एक लगातार बदलते रहने वाले जाल जैसा है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ता है कि जब सरकारें नीतियां बनाती हैं, चाहे वो जनगणना हो या आरक्षण, ताकि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक किया जा सके, तो क्या वो अनजाने में उन्हीं जातिगत पहचानों को और मजबूत कर देती हैं जिन्हें शायद समाज मिटाना चाहता है? सच्ची बराबरी लाने के लिए सिर्फ पॉलिसीज के अलावा और किन सामाजिक, किन सांस्कृतिक बदलावों की जरूरत होगी, ये सोचने वाली बात है। भारत में जाति, ये शब्द सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, शायद कोई पुराना पिरामिड या कोई सामाजिक ढांचा। पर क्या ये इतना सीधा है? आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ इतिहास की बात करते हैं, कुछ हाल की जाति जनगणना की बहस पर हैं, कुछ शिक्षा और कॉर्पोरेट दुनिया में इसके असर को देखते हैं, और कुछ निजी अनुभव भी साझा करते हैं। तो हमारा मकसद इस उलझे हुए बहुत जटिल विषय की परतें खोलना। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी लाखों लोगों की जिंदगी, उनके मौके, उनकी पहचान सबसे जुड़ा है। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात है। व्यवस्था के मोटे तौर पर 2 लेवल दिखते हैं। एक वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
और फिर है जाति। इसमें हजारों लोकल ग्रुप्स हैं, अक्सर काम धंधे से जुड़े हुए। वर्ण एक कह सकते हैं बड़ी रूपरेखा है, पर असल पहचान रोजमर्रा की जिंदगी में वो ज्यादातर जाति से ही जुड़ी होती है ना? हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात, परिवार में अलग अलग काम करने वालों का भी जिक्र है। कोई वैद्य है, कोई अनाज पीस रहा है। तो इससे लगता है कि शुरुआत में शायद ज्यादा लचीलापन था। हाँ, और दूसरे स्रोत भी ये इशारा करते हैं कि इतिहास में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एकदम तय था। कुछ शूद्र जातियों ने भी ताकत हासिल की, राज भी किया। राजा पोमेला जिन्हें पारंपरिक रूप से नीचा माना जाता था, पर वो गुरु बने और हर जाति के लोग उनके भक्त बने, उनका सम्मान किया। तो ये एक आध्यात्मिक बराबरी की लहर थी। इसने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। लेकिन फिर ये लचीलापन कम कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि समय के साथ, खासकर गुप्त साम्राज्य के बाद और मध्ययुगीन दौर में, व्यवस्था सख्त होती गई। गांव देहात में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जातियां और जरूरी हो गईं, और उनमें आपस में ही शादी एंडोगेमी, उसका चलन पड़ गया। एक स्रोत में जेनेटिक फाउंडर इवेंट्स का जिक्र आता है। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, फाउंडर इवेंट का मतलब होता है जब किसी आबादी का एक छोटा ग्रुप, एक छोटा हिस्सा अलग हो जाता है और फिर वो सिर्फ आपस में ही शादी करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो जीन पूल है वो बाकी आबादी से अलग हो जाता है। जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि भारत में कई जातियों में ये जेनेटिक अलगाव करीब 1000-2000 साल पहले हुआ। इससे पता चलता है कि एंडोगेमी यानी अपनी जाति में शादी का चलन ये काफी पुराना और मजबूत हो गया था। अच्छा, और फिर अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश राज। उन्होंने इस व्यवस्था पर क्या असर डाला? हाँ, ब्रिटिश राज का असर तो बहुत ही गहरा था। उन्होंने 1871 से लेकर 1931 तक रेगुलरली जाति आधारित जनगणना की, सेंसस। इससे हुआ ये कि जो पहचानें पहले शायद थोड़ी ज्यादा लचीली थीं, लोकल थीं, वो अब सरकारी कागजों में एकदम पक्की कैटेगरी बन गई। अच्छा, मतलब उन्होंने एक तरह से ठप्पा लगा दिया। हाँ बिल्कुल, एक तरह से फ्रीज कर दिया। और फिर उन्होंने जाति के आधार पर कानून भी बनाए, जैसे पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट था या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसने कुछ समुदायों को तो जन्म से ही अपराधी मान लिया। उनकी जो बांटो और राज करो की नीति थी, उसने भी जातियों के बीच की दीवारों को और ऊंचा किया और मजबूत किया। फिर देश आजाद हुआ। संविधान ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जमीन पर चीजें अलग थीं। आरक्षण की बात आई। इस पर डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के विचार वो थोड़े अलग थे। हाँ, संविधान ने कानूनी बराबरी तो दे दी, पर सामाजिक हकीकत बदलने में जाहिर है वक्त लगता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सदियों से जो अन्याय हुआ है उसे दूर करने के लिए और बराबरी का मौका देने के लिए आरक्षण रिजर्वेशन जरूरी है। वहीं सरदार पटेल जैसे कुछ नेताओं को चिंता थी। उन्हें डर था कि कहीं इससे जाति की पहचान और पक्की ना हो जाए, जिसे वो खत्म करना चाहते थे। और ये बहस ये तो आज तक चल रही है। हाँ, और ये बहस आज हमें जाति जनगणना की मांग में भी दिखती है। क्यों लोग चाहते हैं कि फिर से जाति गिनी जाए? बिल्कुल, देखिए, मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आज भी कई सरकारी नीतियां, खासकर जो आरक्षण का कोटा है, वो 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर बेस्ड हैं। 1931? वो तो बहुत पुराना हो गया। हाँ, सोचिए, लगभग 100 साल पुराने आंकड़े। मंडल कमीशन ने भी उसी डेटा का इस्तेमाल किया था। तो जो लोग मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सही प्लानिंग के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, आरक्षण नीतियों के लिए फ्रेश और सटीक डेटा चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी है, जैसा आपने कहा, कि इससे जातिगत राजनीति और समाज में बंटवारा वो शायद और बढ़ सकता है। और भेदभाव वो तो आज भी है। स्रोत बताते हैं कि दलित महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है, शादी ब्याह में दिक्कतें आती हैं, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत पर भी सवाल उठाए जाते हैं। और IIT जैसे बड़े संस्थानों में भी छात्रों को जाति को लेकर ताने सुनने पड़ते हैं, जैसे ये तो कोटे वाले हैं, उन्हें अलग थलग महसूस कराया जाता है। एक तरह का अनदेखा सच है। कई बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन यानी DEI पॉलिसीज होती हैं, उनमें जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इन सब की बात तो होती है, पर जाति का जिक्र तक नहीं होता। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, जबकि आंकड़े देखें तो पता चलता है कि ऊंचे पदों पर, कंपनी बोर्ड्स में ऊंची जातियों का ही दबदबा है। कुछ स्टडीज तो ये भी इशारा करती हैं
कि अगर क्वालिफिकेशन सेम हो तब भी निचली जाति के नाम वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल कम आते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे शहरीकरण बढ़ा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो छुआछूत जैसी चीजें वो कम हुई हैं। शहरों में लोग साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, पर अब एक नई तरह की होड़ दिख रही है जिसे कुछ लोग हॉरिजॉन्टल कंपटीशन कह रहे हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपटीशन मतलब अलग अलग जातियां, खासकर ओबीसी और दलित समूहों के अंदर ही वो सत्ता के लिए, सरकारी फायदों के लिए, संसाधनों के लिए आपस में मुकाबला कर रही हैं। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम जोड़ के देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि जाति कोई सीधी साधी पुरानी चीज नहीं है। ये बहुत बहुत पेचीदा है, इसकी जड़ें गहरी हैं। अंग्रेजों के राज ने इसे और ठोस बनाया और आज भी ये हमारी राजनीति में, नौकरियों में, समाज में, यहाँ तक कि दफ्तरों में भी अलग अलग तरीकों से मौजूद है। ये एक पिरामिड से ज्यादा शायद एक लगातार बदलते रहने वाले जाल जैसा है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ता है कि जब सरकारें नीतियां बनाती हैं, चाहे वो जनगणना हो या आरक्षण, ताकि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक किया जा सके, तो क्या वो अनजाने में उन्हीं जातिगत पहचानों को और मजबूत कर देती हैं जिन्हें शायद समाज मिटाना चाहता है? सच्ची बराबरी लाने के लिए सिर्फ पॉलिसीज के अलावा और किन सामाजिक, किन सांस्कृतिक बदलावों की जरूरत होगी, ये सोचने वाली बात है। भारत में जाति, ये शब्द सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, शायद कोई पुराना पिरामिड या कोई सामाजिक ढांचा। पर क्या ये इतना सीधा है? आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ इतिहास की बात करते हैं, कुछ हाल की जाति जनगणना की बहस पर हैं, कुछ शिक्षा और कॉर्पोरेट दुनिया में इसके असर को देखते हैं, और कुछ निजी अनुभव भी साझा करते हैं। तो हमारा मकसद इस उलझे हुए बहुत जटिल विषय की परतें खोलना। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी लाखों लोगों की जिंदगी, उनके मौके, उनकी पहचान सबसे जुड़ा है। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बातें। व्यवस्था के मोटे तौर पर दो लेवल दिखते हैं। एक वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर है जाति। इसमें हजारों लोकल ग्रुप्स हैं, अक्सर काम धंधे से जुड़े हुए। वर्ण एक कह सकते हैं बड़ी रूपरेखा है, पर असल पहचान रोजमर्रा की जिंदगी में वो ज्यादातर जाति से ही जुड़ी होती है ना? हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात, परिवार में अलग अलग काम करने वालों का भी जिक्र है। कोई वैद्य है, कोई अनाज पीस रहा है, तो इससे लगता है कि शुरुआत में शायद ज्यादा लचीलापन था। हाँ, और दूसरे स्रोत भी ये इशारा करते हैं कि इतिहास में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एकदम तय था। कुछ शूद्र जातियों ने भी ताकत हासिल की, राज भी किया। राजा पोमेला रेड्डी, जिन्हें पारंपरिक रूप से नीचा माना जाता था, पर वो गुरु बने और हर जाति के लोग उनके भक्त बने, उनका सम्मान किया। तो ये एक आध्यात्मिक बराबरी की लहर थी। इसने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। लेकिन फिर ये लचीलापन कम कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि समय के साथ, खासकर गुप्त साम्राज्य के बाद और मध्ययुगीन दौर में, व्यवस्था सख्त होती गई। गांव देहात में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जातियां और जरूरी हो गईं, और उनमें आपस में ही शादी एंडोगेमी, उसका चलन पड़ गया। एक स्रोत में जेनेटिक फाउंडर इवेंट्स का जिक्र आता है। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, फाउंडर इवेंट का मतलब होता है जब किसी आबादी का एक छोटा ग्रुप, एक छोटा हिस्सा अलग हो जाता है और फिर वो सिर्फ आपस में ही शादी करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो जीन पूल है वो बाकी आबादी से अलग हो जाता है। जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि भारत में कई जातियों में ये जेनेटिक अलगाव करीब 1000-2000 साल पहले हुआ। इससे पता चलता है कि एंडोगेमी यानी अपनी जाति में शादी का चलन ये काफी पुराना और मजबूत हो गया था। अच्छा, और फिर अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश राज। उन्होंने इस व्यवस्था पर क्या असर डाला? हाँ, ब्रिटिश राज का असर तो बहुत ही गहरा था। उन्होंने 1871 से लेकर 1931 तक रेगुलरली जाति आधारित जनगणना की, सेंसस। इससे हुआ ये कि जो पहचानें पहले शायद थोड़ी ज्यादा लचीली थीं, लोकल थीं, वो अब सरकारी कागजों में एकदम पक्की कैटेगरी बन गई। अच्छा, मतलब उन्होंने एक तरह से ठप्पा लगा दिया। हाँ बिल्कुल, एक तरह से फ्रीज कर दिया। और फिर उन्होंने जाति के आधार पर कानून भी बनाए, जैसे पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट था या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसने कुछ समुदायों को तो जन्म से ही अपराधी मान लिया। उनकी जो बाटो और राज करो की नीति थी,
उसने भी जातियों के बीच की दीवारों को और ऊंचा किया और मजबूत किया। फिर देश आजाद हुआ। संविधान ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जमीन पर चीजें अलग थीं। आरक्षण की बात आई। इस पर डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के विचार वो थोड़े अलग थे। हाँ, संविधान ने कानूनी बराबरी तो दे दी, पर सामाजिक हकीकत बदलने में जाहिर है वक्त लगता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सदियों से जो अन्याय हुआ है उसे दूर करने के लिए और बराबरी का मौका देने के लिए आरक्षण मतलब रिजर्वेशन जरूरी है। वहीं सरदार पटेल जैसे कुछ नेताओं को चिंता थी। उन्हें डर था कि कहीं इससे जाति की पहचान और पक्की ना हो जाए, जिसे वो खत्म करना चाहते थे। और ये बहस ये तो आज तक चल रही है। हाँ, और ये बहस आज हमें जाति जनगणना की मांग में भी दिखती है। क्यों लोग चाहते हैं कि फिर से जाति गिनी जाए? बिल्कुल, देखिए, मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आज भी कई सरकारी नीतियां, खासकर जो आरक्षण का कोटा है, वो 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर बेस्ड हैं। 1931? वो तो बहुत पुराना हो गया। हाँ, सोचिए, लगभग 100 साल पुराने आंकड़े। मंडल कमीशन ने भी उसी डेटा का इस्तेमाल किया था। तो जो लोग मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सही प्लानिंग के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, आरक्षण नीतियों के लिए फ्रेश और सटीक डेटा चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी है, जैसा आपने कहा, कि इससे जातिगत राजनीति और समाज में बंटवारा वो शायद और बढ़ सकता है। और भेदभाव वो तो आज भी है। मतलब स्रोत बताते हैं कि दलित महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है, शादी ब्याह में दिक्कतें आती हैं, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत पर भी सवाल उठाए जाते हैं। और आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में भी छात्रों को जाति को लेकर ताने सुनने पड़ते हैं, जैसे ये तो कोटे वाले हैं, उन्हें अलग थलग महसूस कराया जाता है। एक तरह का अनदेखा सच है। कई बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन यानी DEI पॉलिसीज होती हैं, उनमें जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इन सब की बात तो होती है, पर जाति का जिक्र तक नहीं होता। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, जबकि आंकड़े देखें तो पता चलता है कि ऊंचे पदों पर, कंपनी बोर्ड्स में ऊंची जातियों का ही दबदबा है। कुछ स्टडीज तो ये भी इशारा करती हैं कि अगर क्वालिफिकेशन सेम हो, तब भी निचली जाति के नाम वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल कम आते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे शहरीकरण बढ़ा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो छुआछूत जैसी चीजें वो कम हुई हैं। शहरों में लोग साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। पर अब एक नई तरह की होड़ दिख रही है, जिसे कुछ लोग हॉरिजॉन्टल कंपटीशन कह रहे हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपटीशन मतलब अलग अलग जातियां, खासकर OBC और दलित समूहों के अंदर ही वो सत्ता के लिए, सरकारी फायदों के लिए, संसाधनों के लिए आपस में मुकाबला कर रही हैं। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम जोड़ के देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि जाति कोई सीधी साधी पुरानी चीज नहीं है। ये बहुत बहुत पेचीदा है, इसकी जड़ें गहरी हैं। अंग्रेजों के राज ने इसे और ठोस बनाया, और आज भी ये हमारी राजनीति में, नौकरियों में, समाज में, यहाँ तक कि दफ्तरों में भी अलग अलग तरीकों से मौजूद है। ये एक पिरामिड से ज्यादा शायद एक लगातार बदलते रहने वाले जाल जैसा है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ता है कि जब सरकारें नीतियां बनाती हैं, चाहे वो जनगणना हो या आरक्षण, ताकि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक किया जा सके, तो क्या वो अनजाने में उन्हीं जातिगत पहचानों को और मजबूत कर देती हैं जिन्हें शायद समाज मिटाना चाहता है? सच्ची बराबरी लाने के लिए सिर्फ पॉलिसीज के अलावा और किन सामाजिक, किन सांस्कृतिक बदलावों की जरूरत होगी, ये सोचने वाली बात है। भारत में जाति ये शब्द सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, शायद कोई पुराना पिरामिड या कोई सामाजिक ढांचा। पर क्या ये इतना सीधा है? आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ इतिहास की बात करते हैं, कुछ हाल की जाति जनगणना की बहस पर हैं, कुछ शिक्षा और कॉर्पोरेट दुनिया में इसके असर को देखते हैं, और कुछ निजी अनुभव भी साझा करते हैं। तो हमारा मकसद इस उलझे हुए बहुत जटिल विषय की परतें खोलना। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी लाखों लोगों की जिंदगी, उनके मौके, उनकी पहचान सबसे जुड़ा है। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात है। व्यवस्था के मोटे तौर पर 2 लेवल दिखते हैं। एक वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर है जाति। इसमें हजारों